Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Junaid Javed and today we are going to discuss chapter number 9, that is spreadsheets. तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और इसके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा, आज हम चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर की बुक से डिस्कस करेंगे जो स्प्रेडशीट्स का टॉपिक है। अब स्प्रेडशीट से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस करने हैं उनका इंडेक्स या उनकी तरतीब बोर्ड पर आपके सामने है। आइए इसको देखते हैं। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले तो हम देखेंगे स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, इनके मकासद क्या हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, क्या यूजेस हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और बिजनेस फील्ड में इनके क्या पर्पस हैं। सेकंड वन, इनका इंटरफेस डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के इंटरफेस में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। जब एक्सेल आप ओपन करते हैं स्क्रीन पर आपको कौन सी चीजें नजर आती हैं, ये इसके इंटरफेस में शामिल हैं। इसके बाद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सेल डिस्कस होंगी, इनको देखेंगे ये क्या होती हैं, टाइप्स डिस्कस करेंगे इनकी। नेक्स्ट, डेटा कैसे एंटर करना है एक वर्कशीट के अंदर, मैनिपुलेट कैसे करना है, कैसे इसको सेव करना है। सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं, सेल रेंजेस क्या होती हैं, कैसे डिफाइन की जाती हैं, ये अंडर डिस्कशन होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, इनको कैसे अप्लाई या इंप्लीमेंट किया जाता है। फिर एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, फॉर्मूलाज और फंक्शंस, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, इन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है, इनका सिंटेक्स क्या होता है, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद मुख्तलिफ वर्कशीट्स को आपस में लिंक कैसे करना है, ये चीज अंडर कंसिडरेशन होगी। फिर डिफरेंट अलाइनमेंट्स की टाइप्स हैं एक्सेल के अंदर, कैसे डेटा अलाइन होता है फॉर्मेट करने के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इंट्रोडक्शन होगा चार्ट्स का। चार्ट्स क्या हैं, कितनी टाइप्स हैं, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है, फॉर्मेट कैसे किया जाता है, एंड सो ऑन। तो एक्सेल से रिलेटेड ये हमारी आज की टॉपिक इंडेक्स लिस्ट थी। इसकी डिटेल के लिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब ताकि आर्टिकल्स वन बाय वन डिस्कस किए जा सके। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट्स। जैसे आपको मालूम है स्प्रेडशीट्स क्या हैं, दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको सवाल पूछा जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की किस कैटेगरी से एक्सेल ताल्लुक रखती है, तो एक्सेल बेसिकली स्प्रेडशीट की कैटेगरी में आती है। इससे पहले हम एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस कर चुके हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग था। वर्ड प्रोसेसिंग भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किस कैटेगरी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्हें फॉर्मेट करते हैं, उन्हें सेव करते हैं और उनका प्रिंट लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर की जो एग्जांपल है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दी जा सकती है। बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर आप न्यूमेरिक डेटा को लिख सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की डेटा सॉर्टिंग लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए फॉर्मूलाज लगाए जा सकते हैं, फंक्शंस लगाए जा सकते हैं, डेटा को एनालाइज किया जा सकता है। आप प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते हुए फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरह के डेटा एनालिसिस टूल्स हैं, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे डेटा को समझने में आसानी होती है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज करें, चार्ट्स क्रिएट करें, कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, फॉर्मूलाज फंक्शंस अप्लाई करें, डेटा को एनालाइज करना आसान बनाएं और आप इसके अंदर इजी टू यूज कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। अब कैटेगरी पूछी जाए स्प्रेडशीट किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, तो आपको पता है सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, क्योंकि आपकी किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम कौन सी है जिसमें आप न्यूमेरिक डेटा को लिख के प्रोसेस करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल जो पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, एग्जांपल पूछी जाए तो मोस्ट कॉमन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है।
लेकिन इससे पहले भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता रहा है जिसको लोटस कहा जाता था। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स तो लोटस और एक्सेल इसकी हो सकती हैं। स्प्रेडशीट यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहली चीज, आपकी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन इंप्रूव हो सकती है। आपको बार बार फॉर्मूलाज या फंक्शंस नहीं लगाने पड़ते। एक बार आप फॉर्मूला लगाते हैं, उसको आप मुख्तलिफ रेंजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ कैलकुलेशन इंक्रीज की जा सकती है, जिससे आप वक्त की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा को मॉडिफाई करना और रिकैलकुलेट करना आसान होता है। आप अगर मुख्तलिफ जगहों पे डेटा लिखा हुआ है, आप एक जगह अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके रेफरेंसेस भी अपडेट हो जाते हैं, जबकि मैनुअल फाइल्स में इनको अपडेट करना जरा मुश्किल होता था। इसके अलावा रिकैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्मूला लगाया है, आप इसके रेफरेंसेस चेंज करते हैं तो फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो रिकैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसी तरह डिस्प्ले डेटा इन वेरियस ग्राफ्स या चार्ट्स, डेटा को एनालाइज करना आसान हो सकता है। डिफरेंट चार्ट्स या ग्राफ्स की शक्ल में आप डेटा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको मालूम है, अगर आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में डेटा आ रहा है तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसी की जगह अगर एक ग्राफिकल फॉर्म आ रही है, कोई चार्ट या ग्राफ बना हुआ आ रहा है, तो आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चंद एक बेसिक एडवांटेजेस आपसे पूछे जा सकते हैं स्प्रेडशीट के क्या होते हैं, तो आपके जहन में ये एडवांटेजेस होने चाहिए। इसी तरह बेसिक फीचर्स, स्प्रेडशीट के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, इन बेसिक फीचर्स को हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक इंडेक्स के तौर पे आप इन्हें देख लें। मतलब स्प्रेडशीट को हम कहते हैं इट इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ग्रिड का मतलब क्या है? जाल, जंगला, जाली। बेसिकली जब आप स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो आपको इसकी शक्ल ऐसे नजर आती है जैसे बच्चों की मैथमेटिक्स की कॉपी होती है। रोज और कॉलम्स की सूरत में न्यूमेरिक डेटा अरेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, उनको हम सेल्स कहते हैं। तो इसकी अपीयरेंस ऐसी हमें नजर आती है दैट जैसे ये एक ग्रिड हो रोज एंड कॉलम्स का बना हुआ। इसके अंदर फॉर्मूलाज लगाए जा सकते हैं, फंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये दो टेक्निक्स हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इनको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। डिफरेंट आप कमांड्स इनपुट कर सकते हैं जिससे डेटा मैनिपुलेशन आसान हो सकती है। अब ना सिर्फ ये कि यहाँ पे आप न्यूमेरिक डेटा को लिख के इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, बल्कि टेक्स्ट बेस्ड मैनिपुलेशन भी की जा सकती है। आप टेक्स्ट लिख के उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी मैनिपुलेशन हो सकती है और इस वर्कशीट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिक फीचर आपके जहन में होने चाहिए ताकि इनमें से कोई भी आ जाए आप एमसीक्यू टाइप सवालों के जवाब दे सकेंगे। अब इनकी डिटेल डिस्कस करने के लिए नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट बोर्ड। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहां हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इंटरफेस, एक्सेल का जो इंटरफेस है, बेसिक इंटरफेस तो इसका वर्ड प्रोसेसर की तरह का होता है। जैसे आप जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, आपको मालूम है कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विंडोज बेस है। इसकी जो टॉप मोस्ट बार होती है उसको क्या कहेंगे? वो टाइटल बार होती है। आपने ये इंटरफेस वर्ड के अंदर भी जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने यही चीजें डिस्कस की थी। टॉप मोस्ट बार क्या कहलाती है? टाइटल बार। अब आपसे पूछा जाए टाइटल बार क्या क्या चीजें कंटेन करती है, तो पहली चीज, टाइटल बार के राइट कॉर्नर पे कंट्रोल बटन्स होते हैं जिससे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज किया जा सकता है। सेंटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम और फाइल का नाम होता है और एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे एक कंट्रोल आइकन होता है जो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो डब्ल्यू का आइकन आता है, एक्सेल की शीट में एक्सेल का आइकन आ रहा होता है। तो ये टाइटल बार की प्रॉपर्टीज थी, इनसे आपको कोई सवाल पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटल बार के बिल्कुल नीचे इमीडिएटली बिलो कौन सी बार होती है? तो साफ जाहिर है वो मेन्यू बार है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू इसके मेन्यूज होते हैं। मेन्यू बार के नीचे जो बार्स हैं वो कहलाती हैं टूल बार्स। बाय डिफॉल्ट दो टूल बार्स अवेलेबल होती हैं, एक स्टैंडर्ड टूल बार, एक फॉर्मेटिंग टूल बार। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कौन सी बार ऐसी है विच बार कंटेन्स द स्टैंडर्ड आइकन्स टू परफॉर्म स्टैंडर्ड टास्क्स। अब स्टैंडर्ड बटन्स जो हैं वो न्यू,
ओपन, सेव और प्रिंट, इस तरह के बटन होते हैं जो कॉमन टास्क परफॉर्म होती हैं। इस बार को हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बार कंटेन्स बटन्स टू परफॉर्म फॉर्मेटिंग ऑन डेटा। अब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस होती हैं वो कहाँ मौजूद होंगी? फॉर्मेटिंग टूल बार पे। अब आपसे पूछा जाए फॉर्मेटिंग टूल बार में मोस्ट कॉमन चीजें कौन सी होती हैं, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सब चीजें, अलाइनमेंट, ये सब चीजें बेसिकली किसका हिस्सा होती हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार का। तो ये पहली 3-4 चीजें तो वर्ड प्रोसेसर में और स्प्रेडशीट में कॉमन है। इसी तरह जो बॉटम मोस्ट बार होगी वो क्या होगी? वो स्टेटस बार होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट कीज का स्टेटस बताती है, कैप्स लॉक, नम लॉक, ऑन है, ऑफ है, आप किस लाइन पे हैं, किस रो या कॉलम पे हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट का स्टेटस बार बताती है। ये तो कॉमन चीजें थी जो स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर में पाई जाती हैं। अब जो एक्सेल के यूनिक फीचर्स हैं जो सिर्फ इसी के इंटरफेस का हिस्सा हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं। आपको मालूम है, सवाल पूछा जाए वर्ड फाइल इज ऑल्सो नोन एज, वर्ड की फाइल जो क्रिएट होती है उसे क्या कहते हैं, या वर्ड प्रोसेसर की फाइल को क्या कहते हैं? तो इसका एक ही जवाब होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो वर्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी? .doc या .docx भी हो सकती है। इसी तरह जब हम एक्सेल की फाइल बनाएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल ऑफ एन एक्सेल, तो एक्सेल की फाइल का नाम क्या होगा? एक्सेल की फाइल को हम कहते हैं वर्कबुक। जैसे वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट बनती है, स्प्रेडशीट में क्या बनती है? वर्कबुक। आप एक्सेल की फाइल को ओपन करें, बाय डिफॉल्ट टाइटल बार में लिखा आ रहा होता बुक 1। जब तक आप फाइल सेव नहीं करेंगे आपको ये टाइटल बार में बुक 1 लिखा आता नजर आएगा। जैसे ही आप फाइल को सेव करके अपना नाम देंगे फिर वो नाम टाइटल बार में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? वर्कबुक, यानी ये फाइल क्रिएटेड इन एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। अब अगला सवाल आता है वर्कबुक की एक्सटेंशन क्या होगी, तो वर्कबुक की एक्सटेंशन होती है .xls। एक्सेल का जो 2007 तक का फॉर्मेट है उसकी एक्सटेंशन .xls ही होती थी। अब नेक्स्ट सवाल आता है, एक वर्कबुक के अंदर आपको काम करने के लिए कुछ इंडिविजुअल पेजेस दिए जाते हैं। वो इंडिविजुअल पेज जिसमें आप काम करते हैं, जो वर्कबुक का हिस्सा होती है, उस इंडिविजुअल पेज को क्या कहा जाता है? उसे वर्कशीट कहते हैं। बेसिकली ये वर्कशीट ही होती है जिसकी शक्ल सूरत मैथमेटिक्स की कॉपी जैसी होती है। इसमें रोज और कॉलम्स होंगे और बेसिकली एक वर्कबुक के अंदर कितनी शीट्स अवेलेबल होती हैं? 3 वर्कशीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। आप एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे, ऊपर बुक 1 लिखा आ रहा होगा, नीचे शीट्स होंगी। हर शीट में बेसिकली रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगी। तो एक वर्कबुक में सवाल पूछा जा सकता है कितनी वर्कशीट्स होती हैं, तो आप कहेंगे 3 वर्कशीट्स, लेकिन ये होती हैं बाय डिफॉल्ट, पहले से मौजूद होती हैं। इन शीट्स को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये 3 शीट्स नहीं चाहिए, आप बिल्कुल बॉटम पे स्टेटस बार से ऊपर शीट टैब्स आ रही होती हैं। बाय डिफॉल्ट इन 3 शीट्स का नेम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप इन्हें रीनेम भी कर सकते हैं। उस शीट टैब के ऊपर आप डबल क्लिक करें हर शीट के नाम के ऊपर, तो वो रीनेम होने वाली पोजीशन में आ जाएगा। आप जो नाम रखेंगे वो नाम अप्लाई हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी आप उसे रीनेम कर सकते हैं। इसी तरह ना सिर्फ ये कि आप शीट्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम आप कितनी शीट्स ऐड कर सकते हैं? 3 तो होती हैं बाय डिफॉल्ट, मैक्सिमम कितनी ऐड की जा सकती है? द नंबर इज 255, ये याद रखिएगा। तो एक्सेल 2007 तक आप कितनी वर्कशीट्स ऐड कर सकते थे? 255। नेक्स्ट सवाल आता है, एक वर्कबुक में आपको वर्कशीट्स मालूम हो गई, उनकी डिफॉल्ट और मैक्सिमम तादाद पता लग गई। अब हम जरा वर्कशीट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखा वर्कशीट में रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। अब अगला सवाल आता है, ये रो कैसे आइडेंटिफाई होती है और कितनी होगी? कॉलम्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, कितने होंगे? और इसी तरह सेल्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट थिंग, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं किसी भी टेबल में या वर्कशीट में, उनको हम रोज कहते हैं। हर रो को आइडेंटिफाई किया जाता है एक डिजिट से, एक नंबर होगा जो उसकी पहचान होगी। रो नंबर शुरू होते हैं 1 से और जाते हैं
रो नंबर शुरू होंगे 1 से और जाएंगे 65536 तक, यानी पहली रो होगी रो नंबर 1 और लास्ट रो होगी 65536। अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी रोज इन एन एक्सेल वर्कशीट, तो आप कहेंगे 65536, ये लास्ट रो है। इसी तरह कॉलम्स क्या होते हैं, दे आर द वर्टिकल एंट्रीज इन अ वर्कशीट। अब कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है किसी लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर से। आमतौर पर कॉलम स्टार्ट होते हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन। जब जेड तक आपके कॉलम पहुंचेंगे इसके बाद 2 डिजिट वाले कॉलम नेम शुरू हो जाएंगे, डबल ए बी, ए सी, ए डी, ए जेड तक, फिर बी ए, बी बी, बी सी, बी जेड तक, और करते करते जो आखिरी कॉलम होगा वो आएगा आई वी तक। तो आपसे पूछा जाए कॉलम नंबर, फर्स्ट कॉलम का नेम क्या होगा, आपने कहना ए। लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होगा, वो होगा आई वी। अब आप गिने ए से लेकर आई वी तक टोटल कॉलम्स कितने बनते हैं, तो ये आपने याद रखना है, टोटल कॉलम्स आर 256 और लास्ट कॉलम क्या होगा, आई वी। अब इसी तरह यहां से एक सवाल बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लास्ट कॉलम इन एन एक्सेल वर्कशीट। तो आप सोचें सेकंड लास्ट कॉलम एक्सेल की वर्कशीट का क्या होगा, लास्ट कॉलम तो है आई वी। अब इससे पहले वाला कॉलम क्या होगा, वी से पहले क्या आता है, यू, तो आई वी से पहले वाला कॉलम होगा आई यू। इसी तरह थर्ड लास्ट कॉलम क्या होगा, वो होगा आई टी। तो बाज़ औक़ात सवाल आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लास्ट कॉलम ऑफ एक्सेल वर्कशीट। तो आप एक एक लेटर पीछे जाते जाएं, आई वी से पहले आई यू और आई यू से पहले आई टी एंड सो ऑन। तो ये चंद एक सैंपल क्वेश्चंस आपके साथ मैंने डिस्कस किए जो कि कॉलम्स और रोज के हवाले से थे, तादाद पता होनी चाहिए इनकी। अब आगे चलते हैं, जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहां एक बॉक्स बन जाता है। ये बॉक्स क्या कहलाता है, ये सेल कहलाता है। अब डेटा ना तो हम रो में एंटर करते हैं ना कॉलम में एंटर करते हैं, डेटा हमेशा कहां एंटर होगा, सेल्स। हर सेल, अगर मल्टीपल सेल्स को आप हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर देते हैं तो वो रो बन जाती है, और अगर सेल्स को वर्टिकली कंबाइन कर देते हैं तो वो कॉलम बन जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टोटल सेल्स इन अ वर्कशीट, तो सिंपल सी बात है, आपको रोज की तादाद मालूम है, कॉलम्स की तादाद मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सेल्स इन अ वर्कशीट आर दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट, यानी 256 मल्टीप्लाई बाय 65536, ये बनते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ वर्कशीट। इसी तरह मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, हम डेटा ना तो रो में एंटर करेंगे ना कॉलम में, डेटा एंटर होगा सेल में। तो आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में डेटा एंटर करने का बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल है। हर सेल में कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, इसमें आप कौन सा डेटा एंटर कर सकते हैं। तो एक सेल में आप कोई टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिक डेटा यानी डिजिट्स एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई डेट टाइम एंटर हो सकता है, कोई फॉर्मूला या फंक्शन एंटर हो सकता है एंड सो ऑन। ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज कंटेंट्स ऑफ अ सेल। अब सेल के बारे में मजीद डिस्कशन करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने सेल को देखा। अब सेल की 2 स्टेट्स होती हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, उसकी 2 स्टेट्स हैं, वो ऑन है या वो ऑफ है। इसी तरह एक सेल भी 2 स्टेटस रखता है, उन 2 में से एक वक्त में वो किसी एक स्टेटस में होगा। अब वो स्टेट्स इसकी क्या है, हर सेल या तो एक्टिव होगा या वो पैसिव होगा। एक सेल, एक वर्कशीट में एक्टिव सेल और पैसिव सेल में क्या डिफरेंस है। एक्टिव सेल वो सेल होता है जिसके ऊपर आपने करंटली फोकस रखा हुआ, उसके ऊपर कर्सर मौजूद है, आप उसमें कोई डेटा एंट्री या एडिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा सेल जो करंटली सिलेक्टेड हो, जिसमें आप एडिटिंग या एंट्री कर रहे हो, इसकी निशानी ये होता है, ये थिक या डार्क वाइट बॉर्डर से इंडिकेट हो रहा होता है और इसका जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा होता है। अगर आप फॉर्मूला बार से पहले देखें तो फॉर्मूला बार से बिल्कुल पहले एक जगह होती है, छोटा सा बॉक्स, उसे नेम बॉक्स कहते हैं। जो आपने सेल सिलेक्ट किया होता है उसका एड्रेस इस नेम बॉक्स में अपीयर हो रहा होता है। तो वो सेल जो करंटली सिलेक्टेड है और जिसका बॉर्डर डार्क है और जिसका एड्रेस नेम बॉक्स में आ रहा है वो एक्टिव सेल कहलाएगा।
हाँ, जैसे ही आपने इस सेल में एंट्री मुकम्मल कर ली, एंटर का बटन दबाया, आप इस सेल से बाहर निकल गए, किसी और सेल में आ गए, तो वो जो पिछला सेल जिसको आप छोड़ के आए हैं वो क्या बन जाएगा, वो पैसिव सेल बन जाएगा। तो आफ्टर डेटा एंट्री अ सेल बिकम्स पैसिव। अक्सर सवाल आता है कि डेटा एंट्री के बाद सेल क्या हो जाता है, वो पैसिव हो जाता है। इसके ऊपर कोई हाईलाइटेड नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता और इसका बॉर्डर भी सिंपल होता है, डार्क या वाइट नहीं होगा। तो एक वर्कशीट के अंदर जो करंट सेल होगा या एक्टिव सेल होगा वो एक होगा, रिमेनिंग सारे सेल्स क्या होंगे, दे आर पैसिव सेल्स। अब अगली बात आती है, आप वर्कशीट में डेटा कैसे एंटर करते हैं। अभी आपने डिस्कस किया कि जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं हमारा कंट्रोल नेक्स्ट सेल में मूव हो जाता है, वो नेक्स्ट सेल एक्टिव बन जाता है और प्रीवियस क्या बन जाता है, पैसिव सेल बन जाता है। अब हमने देखना है कि एक सेल में डेटा एंट्री कंप्लीट करने के मेथड्स क्या हैं। एक तरीका तो आपको पता लग गया, आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी एंट्री मुकम्मल हो जाएगी। आप एरो कीज से भी सेल्स के दरमियान मूव कर सकते हैं। एरो कीज से जब आप आगे मूव करेंगे पिछला सेल जो है वो पैसिव बन जाएगा। इसी तरह अगर आप फॉर्मूला बार में एक टिक मार्क का बटन आ रहा होता है, सेल में एंट्री करने के बाद अगर आप इस टिक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपकी एंट्री मुकम्मल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेल का टॉपिक। अब इसकी मजीद कुछ मालूमात हैं वो हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। अभी सेल का टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ, नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इसकी मजीद इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेल रेफरेंस का है। देखिए, हर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। वो एड्रेस जिससे सेल को पहचाना जाएगा, उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी, वो एड्रेस इसका सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस कहलाता है। अब ये सेल एड्रेस हमेशा रो नंबर और कॉलम लेटर से मिल के बनाया जाता है। अब आपको मालूम है सेल की डेफिनेशन क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज अ सेल, यानी जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेगा वहां सेल बन जाएगा। इसका मतलब है सेल एड्रेस कैसे बनेगा, उसका कॉलम लेटर और रो का नंबर, इन दोनों को कंबाइन करके एक सेल रेफरेंस बना दिया जाएगा। और हर सेल का यूनिक एड्रेस होगा, दो सेल ऐसे नहीं हो सकते जिनका एड्रेस सेम होगा। अब देखिएगा, हर सेल का एक यूनिक रेफरेंस नंबर है जो कॉम्बिनेशन होता है कॉलम लेटर और रो नंबर से। अब जैसे B5 है, B5 का मतलब क्या है, यहां कॉलम है B और रो है 5, तो B और 5 के इंटरसेक्शन से जो सेल बना है वो B5। इसी तरह C10 एंड सो ऑन। इसमें एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कॉलम पहले आएगा और रो बाद में आएगी। ये B5 तो हो सकता है, 5B नहीं हो सकता, इस पे एरर आ जाएगा। तो अक्सर सवाल आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल रेफरेंस। तो आपने हमेशा याद रखना है कि रो और कॉलम हमेशा एक लिमिट के दरमियान होंगे, यानी कॉलम IV से बड़ा नहीं हो सकता और रो 65536 से बड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह रो पहले नहीं आ सकती और कॉलम बाद में नहीं आ सकता, इसमें एरर आ जाएगा। इसके बाद सेल रेफरेंसेस की दो टाइप्स हैं, जिनमें से एक रिलेटिव सेल रेफरेंस और एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। याद रखिएगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस वो सेल रेफरेंस है जो एक्सेल में डिफॉल्ट यूज होता है, यानी बाय डिफॉल्ट जो सेल रेफरेंसेस चल रहे होंगे वो कौन से होंगे, वो रिलेटिव होंगे। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस वो सेल रेफरेंसेस होते हैं जब हम इन्हें किसी फॉर्मूला में यूज करते हैं और फॉर्मूला को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यानी कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ऐसे सेल रेफरेंसेस जो अपने रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग सेल्स, इनको हम रिलेटिव सेल एड्रेस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू A1 प्लस B1, यहां A1 एक सेल रेफरेंस है, B1 एक सेल रेफरेंस है। अब जब आप इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये फॉर्मूला अपने नेबरिंग सेल्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने रेफरेंसेस चेंज कर लेगा। अगला फॉर्मूला जो नेक्स्ट सेल में आएगा वो ऑटोमेटिकली A2 प्लस B2 हो जाएगा, उससे नीचे वाला A3 प्लस B3 एंड सो ऑन। तो ऐसे फॉर्मूलाज जो अपने रेफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू रो और कॉलम चेंज कर लेते हैं, इनको हम रिलेटिव सेल रेफरेंसेस कहते हैं और ये डिफॉल्ट सेल रेफरेंसेस होते हैं एक्सेल के अंदर।
एग्जाम्पल में यहां A1 और B1 दोनों कौन से सेल रेफरेंसेस हैं? रिलेटिव सेल रेफरेंस है। एक और इसकी टाइप है, वो कहलाते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। ये वो सेल रेफरेंसेस होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं, यानी जब आप किसी फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये अपने रेफरेंसेस को चेंज नहीं करते, यानी फिक्स हो जाते हैं। ऐसे रेफरेंसेस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट होते नहीं है, इनको क्रिएट किया जाता है। रिलेटिव को ही एब्सोल्यूट बनाया जा सकता है, यानी जब आप चाहें कि फॉर्मूला फिक्स हो जाए, उसकी वैल्यू चेंज ना हो कॉपी पेस्ट होने के बाद, तो आप एब्सोल्यूट फॉर्मूला यूज करें। उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू क्रिएट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस, तो उसमें एक ही सिंबल इस्तेमाल होता है, वो है डॉलर साइन। यानी जब आप किसी डॉलर साइन को रो नंबर और कॉलम लेटर से पहले ऐड कर देंगे, अपेंड कर देंगे, तो ऐसा रिलेटिव फॉर्मूला खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एब्सोल्यूट में। अब जैसे ये A1 है, इसमें A कॉलम है, 1 रो है, दोनों से पहले इंडिविजुअली डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, $A $1। इसी तरह B1 है, ये $B $1 हो जाएगा, यानी $A $1 प्लस $B $1। अब जब आप इसको रेफरेंस को कॉपी पेस्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स हो गए। ये डॉलर इस A को चेंज नहीं होने देगा और ये डॉलर इस 1 को चेंज नहीं होने देगा, इनको फिक्स कर देगा। तो ऐसे रेफरेंसेस एब्सोल्यूट कहलाते हैं। और इसमें जो सिंबल यूज होता है वो डॉलर साइन। कहां यूज होगा? रो और कॉलम दोनों से पहले। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो आइए चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये दो चीजें हैं जिनके दरमियान आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एक है लेबल और एक है वैल्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब आप कोई सीरीज लिखते हैं, उस सीरीज के ऊपर हेडिंग के तौर पे आप उसका एक टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं। वो टेक्स्ट हेडिंग क्या कहलाती है? वो लेबल कहलाएगा। तो लेबल असल में क्या चीज है? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वैल्यू और अ सीरीज ऑफ वैल्यूज, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट जो सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं, अब वो मार्क्स तो न्यूमेरिक डेटा पे मुश्तमिल होंगे, लेकिन उससे ऊपर आप एक हेडिंग दे देंगे मार्क्स। ये जो टेक्स्ट बेस आपने हेडिंग दी है, ये उस सीरीज को आइडेंटिफाई कर रही है, ये उसका लेबल कहलाएगी। इसी तरह आपने स्टूडेंट्स की एज लिखी है कॉलम के अंदर, उससे ऊपर अगर आप एज की हेडिंग डिफाइन कर देते हैं तो ये उसका लेबल कहलाएगा। लेबल हमेशा टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं आमतौर पर, लेकिन इसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं की जा सकती। इसके बरक्स वैल्यूज क्या होती हैं? बेसिकली दीज आर द न्यूमेरिक डेटा एंटर्ड इन अ सेल, यानी वो न्यूमेरिक डेटा जिसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सकती हैं। ये न्यूमेरिक डेटा क्या कहलाएगा? ये वैल्यू कहलाएगी। ये कोई होल नंबर भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, कोई डेट या टाइम भी हो सकता है। वो हर वो चीज जिसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है वो वैल्यू कहलाएगी। जैसे चंद एक एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक ऑप्शन है, एक टॉपिक है सेल रेंज का। रेंज कहते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को। अगर आप एक से ज्यादा सेल्स को डिफाइन कर दें, कलेक्शन कर दें और उनको एक ही नाम से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये कहलाती है सेल रेंज। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट कैन बी रेफर्ड इन अ फंक्शन, आप इसे फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वक्त बचाने के लिए, तो ये सेल रेंज कहलाएगी। रेंज में हमेशा एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। जैसे मैं कहता हूं 1 से 10 तक, अपर और लोअर लिमिट के दरमियान एक सिंबल यूज होगा जो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर सवाल पूछा जा सकता है रेंज रिप्रेजेंट करने का सिंबल कौन सा है, तो वो है कॉलन साइन। फॉर एग्जांपल A1 और A100, अगर आप इनके दरमियान कॉलन लगा देंगे तो ये रेंज बन जाएगी। रेंज का मतलब है A1 से लेकर A100 तक तमाम सेल्स इसमें शामिल होंगे, तो ये रेंज ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरह आप अगर कोई रेंज बनाएं, उस रेंज का आप अपने तौर पर कोई नाम भी रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप सी के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं उनका नाम रखते हैं, तो एक्सेल में भी आपने जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बनाया आप इनका कोई नाम रख सकते हैं। तो ऐसी रेंज जिसको आप एक नेम डिफाइन कर दें वो कहलाती है नेम्ड रेंज। इसका फायदा ये होता है आप इनको फॉर्मूलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे अब फॉर एग्जाम्पल A1 to A100 ये एक सेल है, आपने इसका नेम डिफाइन कर दिया टेक्स, यानी इन 10 सेल्स का नाम रख दिया गया टेक्स। अब आप किसी फॉर्मूले में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सेल के अंदर लिखते हैं इज इक्वल टू D2 मल्टीप्लाई बाय टेक्स, तो टेक्स के जितने भी सेल्स हैं वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेल नंबर D2 से। तो ये किसी फॉर्मूले में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, सवाल पूछा जा सकता है। इंसर्ट के मेन्यू में नेम का सब मेन्यू आएगा और नेम के अंदर ऑप्शन आती है डिफाइन। डिफाइन में जाएंगे, सेल का रेंज का नाम लिखेंगे और वो रेंज परमानेंटली सेव हो जाएगी। तो इंसर्ट मेन्यू, नेम का सब मेन्यू एंड डिफाइन की ऑप्शन, और ये ऑप्शन डिफाइन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब चलते हैं। ये एक डिफरेंस है जो फॉर्मूला और फंक्शन के दरमियान में है। आपने शुरू से देखा एक्सेल की बेसिकली ये दो मेन फीचर्स हैं। आप इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। फॉर्मूला और फंक्शन का बेसिक पर्पस एक है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। फर्क इनमें क्या है, फॉर्मूला बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। आप ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को कंबाइन करके फॉर्मूला खुद क्रिएट करते हैं और ये इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। जबकि फंक्शंस क्या होते हैं, ये बने बनाए फॉर्मूलाज जिनको एक्सेल के बनाने वालों ने पहले से बना के इसकी लाइब्रेरी में ऐड कर दिया है। आप उनका फंक्शन पहले से डिफाइन कर दिया गया है, आप सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसको वैल्यूज बताते हैं जिनके ऊपर उसने ऑपरेट करना है, वो ऑटोमेटिकली अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है। तो फंक्शंस बेसिकली ये भी स्टार्ट होते हैं इक्वल टू साइन से। अब एक और डिफरेंस है, फॉर्मूला चूंकि खुद क्रिएट किया जाता है इसलिए इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नेम नहीं होती, लेकिन जो फंक्शन बिल्ट इन है इसलिए इसका कोई ना कोई डेफिनेट नेम भी जरूर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मैं A1 से लेके A5 तक के तमाम सेल्स को जमा करूं। अब मुझे एक फॉर्मूला खुद से टाइप करना पड़ेगा। अगर उसमें सेल ज्यादा इन्वॉल्व है तो टाइपिंग मेरी ज्यादा होगी, टाइम मेरा ज्यादा लगेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होगा। मैं लिखूंगा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस E3 प्लस A4 प्लस A5 एंड सो ऑन। अगर सेल्स ये 50 तक होते मुझे 50 वैल्यूज टाइप करनी पड़ती, काम तो हो जाता, जरा टाइम ज्यादा लगता। इसी काम को एक शॉर्टकट तरीके से किया जा सकता है। चीजों को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाया पड़ा हुआ है, उसका नाम है सम। तो हमने सिर्फ ये लिखना है इज इक्वल टू आगे फंक्शन का नेम जो क्या है सम, और ब्रैकेट में उसे वो तमाम सेल्स की रेंज दे देनी जिसके ऊपर उसने ऑपरेट करना। तो ये भी वही काम करेगा जो मेरा ये वाला फॉर्मूला कर रहा है, लेकिन इसको मैंने खुद क्रिएट किया है, थोड़ा सा लेंथी है। ये बनी बनाई ऑप्शन यूज किया है, थोड़ा सा यूज करने में इजी है, रिजल्ट दोनों का सेम होगा। अब आपसे पूछा जाए फंक्शन के पार्ट्स डिफाइन करें या उसके स्ट्रक्चर बताएं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो इसमें ये जो सम है ये फंक्शन का नेम पहला पार्ट, और ये ब्रैकेट में जो आपने चीज दी है ये फंक्शन के कहलाते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के तौर पर यहां हमने क्या दी है, एक सेल रेंज डिफाइन की हुई। तो फंक्शन के आमतौर पर दो पार्ट्स, एक उसका नेम और दूसरा उसके पैरामीटर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स चंद एक बेसिक फंक्शंस जो एक्सेल में प्री डिफाइंड है उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, इनसे भी सवाल आ सकते हैं। सम करने के लिए सम का फंक्शन है, एवरेज लेने के लिए एवरेज है, SQRT स्क्वायर रूट के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम, ये दो फंक्शंस है जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और टुडे का फंक्शन ये करंट डेट आपको रिटर्न करता है। ये चंद एक सवालात थे। इसके बाद स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है लिंकिंग वर्कशीट्स। आप दो वर्कशीट्स को आपस में लिंक करना चाह रहे हैं, यानी आप कोई ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं जिसमें कुछ सेल्स करंट वर्कशीट के हैं और कुछ सेल्स किसी और वर्कशीट के हैं जिनको यहां पे ऐड किया जाना या कैलकुलेट किया जाना जरूरी है। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक चीज सिर्फ याद रखिएगा कि एक्सेल में लिंकिंग के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो ये एक्सक्लेमेशन मार्क।
एक्सक्लेमेशन दो शीट्स को रेफर या लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जांपल आप शीट 1 में बैठे हैं और आप एक फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू A1 प्लस B1। वो इस शीट में A1 और B1 किन दो सेल्स को समझेगा जो शीट 1 के मौजूद हैं। यानी सेम शीट के अगर आपने सेल्स को ऐड करना है तो सिंपली आप सेल्स का नाम लिखते हैं, दरमियान में ऑपरेटर लगाते हैं, दो सेल्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन बाज औकात होता यह है मैं इस वक्त शीट 1 में हूं और इसका A1 में ऐड करना चाह रहा हूं B1 के साथ, लेकिन B1 इस वक्त शीट में नहीं है, B1 शीट 2 में है। शीट 1 में मैं मौजूद हूं, A1 इसी शीट का है, लेकिन मैं शीट 2 का B1 लेना चाह रहा हूं इस शीट में। तो A1 तो ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा, ऐड का सिंबल आएगा, फिर सिंपल B1 नहीं लिखना आप। अगर B1 लिख देंगे तो B1 तो शीट 1 का इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप किसी और वर्कशीट का सेल लेना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको शीट का रेफरेंस देना पड़ेगा और दरमियान में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा। ये एक्सेल को बताएगा A1 तो इसी शीट का है, लेकिन B1 कौन सी शीट से अवेलेबल करवाना है, शीट 2 से। तो ये लिंकिंग ऑपरेटर कहलाता है जो इस शीट में किसी और शीट का रेफरेंस अप्लाई करने के लिए यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लिंकिंग का एक टॉपिक डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए वी मूव ऑन टू नेक्स्ट बोर्ड। नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स हमारा चार्ट्स का है। अब जैसे आप लोग जानते हैं चार्ट एक वो ऑब्जेक्ट है जो इजियर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको टेबुलर फॉर्म में कोई डेटा नजर आ रहा है तो हो सकता है आप उसको इजीली अंडरस्टैंड ना कर पाएं, लेकिन उसकी जगह कोई पिक्चर, चार्ट या ग्राफ लगा हुआ है तो उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैचेस के अंदर आप देखते हैं ओवर्स और स्कोर का एक टेबल आ रहा है, लेकिन इसकी बजाय अगर आपको एक ग्राफ बना के उन ओवर्स और स्कोर का चार्ट या ग्राफ बना के दिखा दिया जाए तो उससे आप किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसी चीज को हम एक डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। चार्ट असल में ग्राफिकल फॉर्म ऑफ डेटा होता है। ये ऑटोमेटिकली अपडेटेबल ऑब्जेक्ट होता है, यानी जैसे जैसे आपका बैक एंड पे डेटा अपडेट होता जाता है चार्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है। जैसे एक टीम 10 ओवरों से 20 ओवरों तक गई है तो 10 to 20 ओवर्स के दरमियान जितना स्कोर किया है ग्राफ में ऑटोमेटिकली वो लाइंस ऐड होती जाएंगी। तो ये ऑटो अपडेटेबल ऑब्जेक्ट होता है, इजियर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है और ये इजी टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट है। डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शक्लो सूरत के चार्ट हैं, काम सबका एक है, सिर्फ शक्लो सूरत का फर्क है। चंद एक कॉमन टाइप्स के चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, ये कॉलम्स की शक्ल में होंगे। लाइन चार्ट, ये अक्सर लाइंस की शक्ल में होते हैं परफॉर्मेंस शो करने के लिए। इस तरह बार चार्ट्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार्स हो सकती हैं इसमें। पाई चार्ट ये राउंड शेप में होता है और ये आमतौर पर डिफरेंट सेक्शंस की रिपोर्ट्स आपको देने के लिए इस्तेमाल होता है। 3D चार्ट्स हैं, पर्ट चार्ट्स हैं, ये चंद एक रिव्यू टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप डिफरेंट तरह के चार्ट्स बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स जिसमें हमने एक्सेल से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स डिस्कस किए। आइए अब हम इसके चंद सैंपल MCQs डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर से रिलेटेड चंद सैंपल MCQs देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर अपीयर हो रहे होंगे। वन बाय वन इनकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। आपको मालूम है स्प्रेडशीट में रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में क्या चीज आती है, रो। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रो। डायमेंशन तो नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को डायमेंशन तो नहीं कहेंगे। इस तरह ऑप्शन नंबर बी, सेल। सेल तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होता है, वो भी ऑप्शन गलत है। और कॉलम क्या है, वर्टिकल डायमेंशन। अगर सवाल में वर्टिकल डायमेंशन होता फिर हम ऑप्शन नंबर डी लगाते। तो इस वक्त सवाल के मुताबिक जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। अभी पिछले सवाल में डिस्कस किया, रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, सेल। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच सेल कंटेन्स। हर सेल में क्या क्या हो सकता है, उसमें लेबल भी हो सकता है,
कोई वैल्यू भी हो सकती है और कोई फॉर्मूला या फंक्शन भी हो सकता है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कैपेबिलिटी ऑफ अ स्प्रेडशीट कैन बी यूज टू शो डेटा ग्राफिकली। कौन सी कैपेबिलिटी है स्प्रेडशीट की जो डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती है? तो वो एक ही फैसिलिटी है जो चार्ट्स कहलाती है। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चार्ट्स। फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज या फंक्शंस ग्राफिकल फॉर्म में नहीं होते। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद। तो आप पूरे लेक्चर में देखते रहे जो भी फॉर्मूलाज थे वो हम किससे स्टार्ट करते रहे, इक्वल टू साइन से। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वल टू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन दैट इज यूज टू गेट द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड। तो मिनिमम वैल्यू के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसका नाम है MIN। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।